कॉलेज के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। एमपी इंदौर में भी अब करियरविल ऑफलाइन शुरू हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना है, अब इंदौर में भी करियरविल ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाली है। अब आपका सिलेक्शन कराएगा आपके आमने सामने पढ़ाकर। करियरविल के धुरंधर टीचर्स आ रहे हैं आपके शहर इंदौर में। जी हाँ, हम आपसे मिलने आ रहे हैं ऑफलाइन सेंटर अपना हम इंदौर में लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इंदौर वाले बच्चों के लिए, और हम भी उन बच्चों से बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। पहला बैच 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, आपने देखा कि लाखों बच्चे करियरविल ऐप पर पढ़ रहे हैं और अनेक बच्चों ने करियरविल ऐप से पढ़कर सिलेक्शन लिया। मेरे दोस्तों, अब हम इंदौर में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके सामने ये एड्रेस है और फोन नंबर आ रहा है, इस फोन नंबर पर आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं और मेरे बच्चे इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। सारी की सारी फैकल्टी वही करियरविल की फैकल्टी है और मेरे बच्चे, मैं खुद आ रहा हूं इंदौर आपसे मिलने। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। कैसे हैं आप लोग? आकाश मार्कर, क्या हाल है आकाश? सब ठीक चल रहा है? चलिए सर, आप बहुत मच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छा लिखना चाह रहा होगा। चलो, थैंक यू बाबू, थैंक यू। और बताइए कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब ठीक चल रहा है? अरे भाई, मैं तो कल किसी के साथ नहीं था, कल ही था भाई मैं तो। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक है, सब ठीक चल रहा है? क्लास के अंदर काफी सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं, जैसे फोगाट साहब हैं, आशुतोष हैं, अमन यादव हैं, तमन पटेल हैं, अभिषेक हैं, सौरभ हैं, आरोही हैं, ठीक है, यादव जी हैं, और भी बहुत सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं। और मैं कैसा हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। और बताओ कैसे कर रहे हो आप? मैंने सुना कि आप जीएस की क्लासों में लाइव नहीं आते हो। हाँ, ठीक है, चले। ये ले भाई, वैभव हाथ उठा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, बिना परेशानी के आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए। तो बाबू, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? संविधान के भाग 3 के बारे में, पार्ट 3 के बारे में, जो बेसिकली किससे रिलेट करता है। संविधान का भाग 3 वो फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है। अब हम उसकी बात करते हैं। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कौन सा भाई? तीसरे नंबर के भाग की बात करते हैं। पार्ट 3 ऑफ इंडियन, इसको बोलते हैं क्या भला? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इसको बोला जाता है। ठीक है, ओके, बिल्कुल दीपाशा। तो जो फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही क्या होता है? मूल कर्तव्य या मूल अधिकार होता है आपका। सॉरी, कर्तव्य नहीं होता, मूल अधिकार होता है। यानी आपको कुछ ऐसे अधिकार मिलते हैं जो केवल आप ही के लिए होते हैं। ठीक है, चलो। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो ये संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है। ये कहां देखने को मिलता है? संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है। भाग 3 में, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये देखने को मिल जाएगा।
पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो याद रखिए। बिना परेशानी के अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर बात करते हैं कि जैसे आपको ये देखने को मिलता है ना, मौलिक अधिकार जो आपको देखने को मिलते हैं, भाग 3 में आपको देखने को मिलता है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा ना चर्चा कर लेते हैं। अपन ना थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, राइट। चर्चा कैसे करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि इसकी मांग किसने करी थी, राइट। अब बच्चा पूछा आर्टिकल कितने हैं, सर आर्टिकल है इसके अंदर 12 से लेके 36, 12 से लेके 35 आर्टिकल है, ठीक है, याद रखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर हम इसकी मांग की बात करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, परिभाषा, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा मेंट टू से आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा इसकी परिभाषा क्या है, वे अधिकार जिनकी आवश्यकता, ऐसे अधिकार जो एक नागरिक को भारत में पैदा होने के साथ ही मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऐसे अधिकार, ऐसे अधिकार जो भारतीयों को या फिर जो भारत में बगैर मांग किए प्राप्त होते हैं, बगैर मांग किए प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। क्लियर है, बहुत बेहतरीन। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपको कहीं मांगने नहीं पड़ेंगे, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपको मांगने बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, वो आपके मौलिक अधिकार होते हैं। ये वही अधिकार हैं जो अनिवार्य अधिकार होते हैं, मनुष्य जीवन के अनिवार्य अधिकार होते हैं। ये अनिवार्य अधिकार होते हैं, ये अनिवार्य अधिकार होते हैं, मैंडेटरी राइट्स हैं, ये अनिवार्य अधिकार होते हैं, ये अनिवार्य अधिकार हैं, ये अनिवार्य अधिकार होते हैं। ये क्या होते हैं, अनिवार्य अधिकार होते हैं। दीज आर मैंडेटरी राइट्स, अनिवार्य अधिकार यानी ये मैंडेटरी राइट्स आपके होते हैं। क्लियर, ओके। इसको आप इंग्लिश में आप लिख लेंगे, ठीक है। द राइट्स विच आर नॉन डिमांडिंग, द राइट्स विच आर नॉन डिमांडिंग, विच आर नॉन डिमांडिंग, which are non-demanding, the rights which are non-demanding, ऐसे अधिकार जो नॉन डिमांडिंग है, the rights which are non-demanding and, इसके अंदर एक एंड के साथ सर्टेनिटी लगती है, एंड the rights which are non-demanding and they are mandatory rights and they are mandatory rights and they are, ठीक है, मैंडेटरी राइट्स। कौन सा मैंडेटरी राइट्स, शाम वाला मैंडेटरी राइट्स। याद रखेंगे, एंड दे आर मैंडेटरी राइट्स, वो मैंडेटरी राइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या होता है कि ये क्यों रखे जाते हैं आपके लिए? अच्छा, ये बात आपको समझ में आई ना, मतलब वे अधिकार जो आपको मांगने ना पड़े, खुद मिल जाए। आपने कहीं नहीं मांगा, आपका जन्म हुआ, आपको अधिकार मिल गए, मैंडेटरी राइट्स हैं। क्या होते हैं वो? फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? ठीक है, मनुष्य के जीवन को बेहतर करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलता है? जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए ये जरूरत पड़ती है, इसकी जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए आवश्यक है, जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए, जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए, बेहतर करने के लिए आवश्यक है, बेहतर करने के लिए आवश्यक है, आवश्यक है, करने के लिए आवश्यक देखने को मिलता है। जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए आवश्यक है। मैंडेटरी टू मेक, मैंडेटरी टू मेक बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेक बेटर
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए जरूरत होती है। ठीक है, चलिए बात आई समझ में, यानी आपका जीवन स्तर इससे बेहतर। अच्छा एक बात बताओ, बहुत प्यार से बताता हूं, जैसे एक मौलिक अधिकार है, एग्जांपल ले रहा हूं, इसको नोट मत करना एग्जांपल को। आपके पास है आर्टिकल 19, आप अपनी वाक व अभिव्यक्ति की आजादी, आप जो चाहें बोल सकते हैं किसी के भी बारे में, आपको ये प्रकार की अधिकारिता है। अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल ही ना पाए, अगर बोल दे तो आप पे क्रिमिनल केस हो जाए, आपके ऊपर एनएसए लगा दी जाए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाए कि आप बोले कैसे हैं, तो क्या आपका जीवन स्तर बेहतर होगा? नहीं सर, ये तो क्रिया ही खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको आर्टिकल 25 ना मिले तो आप अपना धर्म नहीं मान सकते, आप अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाए तो आपका जीवन खराब नहीं हो जाएगा? क्या जीवन स्तर बेहतर होगा? नहीं। बताइए फटाफट। ठीक है, नहीं रहेगा। तो इसी वजह से पता है बात क्या होती है, इसी वजह से आपको आर्टिकल्स मिलते हैं जिससे कि आपका जीवन स्तर बेहतर हो जाए। इसी वजह से आपको ये आर्टिकल्स मिलते हैं ताकि आपका जीवन स्तर बेहतर रहे। लेकिन इसमें ना एक टॉपिक आता है, डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बहुत जरूरी टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है कि भाई डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसने करी थी, ये बताइए कि कब कब फंडामेंटल राइट्स को मांगा गया है, कब कब फंडामेंटल राइट्स को मांगा गया है। ये बात बहुत बाहर आ चुकी है, काफी लोग पूछते हैं कि भाई डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट के बारे में बताइए। तो हमारी ये हेडिंग पता है क्या होगी, डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट। आप इसको नेक्स्ट पेज पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे स्पेस दिखाई दे रहा है तो मैं इसी पे लिख लूंगा, डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की मांग, मौलिक अधिकार की मांग, मौलिक अधिकार की मांग, अधिकार की मांग, यह है हमारा टॉपिक कि भाई मौलिक अधिकार की मांग के बारे में अपन इधर चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार की मांग के बारे में चर्चा समझिए। सबसे पहले जो मांग की जाती है, सर्वप्रथम जो मांग की जाती है वो समझो। सर्वप्रथम यानी फर्स्टली जो मांग की जाती है वो की जाती है 1895 में, और ये स्वराज बिल के द्वारा की जाती है, 1895 में की जाती है। स्वराज बिल के माध्यम से की जाती है, बाई स्वराज बिल। एक स्वराज बिल आता है, स्वराज बिल, उसी के माध्यम से यह किया जाता है। स्वराज बिल आया और इसी के माध्यम से यह डिमांड कर दी गई, स्वराज बिल। आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज बिल कौन लेकर आया था, नाम बताओ। नाम है बाल गंगाधर तिलक, नाम है बाल गंगाधर तिलक, नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक नाम है। इन्हीं के द्वारा स्वराज बिल लाया गया था। इन्होंने कहा था कि भाई लोगों के पास मौलिक अधिकार होने चाहिए, नहीं होंगे तो क्या ही होगा, बेकार है। ठीक है, पूछा जाता है पहली महिला जिसने इसकी मांग करी, पहली महिला पूछी जाएंगी फिर आपसे, पहली महिला, फर्स्ट वुमन आपसे पूछी जाएंगी जो मौलिक अधिकारों की मांग कर रही है। दैट इज 1925, वर्ष होगा 1925। महिला का नाम होगा एनी बेसेंट, महिला का नाम होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यहां पर मांग करती हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद मांग की जाएगी कब भला? 1928 कोलकाता सेशन में। इसके बाद एक मांग की जाए कांग्रेस द्वारा मांग। कांग्रेस द्वारा मांग कब की जाएगी? कांग्रेस द्वारा दो मांग की जाएंगी, एक औपचारिक है एक अनौपचारिक है। डिमांड बाई कांग्रेस है फिर आपकी, डिमांड बाई कांग्रेस, डिमांड बाई कांग्रेस है आपकी कि कांग्रेस कब कब मांग कर रही है। इसमें आपको दो तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं, भाई कांग्रेस किस तरीके से डिमांड कर रही है। एक जैसा मैंने बताया, एक तो हो जाएगी अनौपचारिक, उस डिमांड को माना नहीं जाता, 1928 में की जाती है, 1928 कोलकाता, कलकत्ता में की जाती है।
दरअसल 1928 कलकत्ता में एक मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट आती है। इसमें आती है वो नेहरू रिपोर्ट। तो सवाल पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट कौन लेकर आया? सर नेहरू रिपोर्ट लेकर आए थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। और नेहरू रिपोर्ट में 19 फंडामेंटल राइटों की मांग की गई थी। 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। क्या प्राप्त हुए? नहीं हुए। तो इसको माना नहीं जाता। इस वजह से अब हम देखते हैं कि औपचारिक तौर पर कब मानते हैं, इसको बोलते हैं अनऑफिशियल, अब एक बोलते हैं ऑफिशियल। वैसे तो ये भी ऑफिशियल होना चाहिए, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसको भी ऑफिशियल मानता, ठीक है। लेकिन चलो ऑफिशियल की बात अगर मैं करूं वो 1931 में आपको देखने को मिलती है, 1931 में 1931 में आपको देखने को मिलती है। और ये जो डिमांड बेसिकली की जाती है कराची सेशन में की जाती है। कराची में की जाती है, कराची। और ये जो कराची में डिमांड की जा रही है ना, कराची में, ये समझना, कराची में जो डिमांड है, इसके जो हेड है वो कौन है? कराची सेशन है, इनका हेड कौन है? सरदार पटेल। तो बड़ी बात है कि ये यहां पर ना सिर्फ फंडामेंटल राइट की मांग कर देते हैं, बल्कि या डीपीएसपी की भी और चुनावी अधिकारों की भी, तीनों की मांग यहां पर वो कर देते हैं। तो आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर 3 मांग इनके द्वारा कर दी जाती हैं। क्या क्या मांग कर दी जाती हैं वो बताइए? 3 मांग इनके द्वारा कर दी जाती हैं, वो समझे क्या क्या? सर जी अगर मैं बताऊं सरदार पटेल के द्वारा फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार की मांग कर दी गई, डीपीएसपी की मांग इन्होंने कर दी, और चुनावी अधिकारों की मांग इन्होंने कर दी। चुनावी अधिकार की मांग इन्होंने कर दी। ये तीनों ही डिमांड इनके द्वारा कर दी गई। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू, परेशानी आपको इसमें आएगी। ठीक है, बढ़िया है ये, बहुत आभार। फटाफट बताइए सर, क्या आप इंदौर आओगे? आ जाऊंगा भाई। उज्जैन आऊंगा मैं। हाँ फटाफट बताइए अगर ये नोट कर लिया आपने। सर करंट अफेयर की क्लास क्या हमें ऐप में मिलेगी? नहीं बाबू, करंट अफेयर की क्लास मैं यूट्यूब पर लेता हूं। ऐप के ऊपर क्यों नहीं ली जाती? ऐप की सर्वर की कॉस्टिंग होती है। अगर ऐप पे क्लास ली जाती है तो उसके पैसे कटते हैं, ठीक है। यूट्यूब का जो सर्वर है वो ओपन सोर्स है, तो उधर पैसे नहीं लगते। हाँ, हमें भी पेमेंट करना होता है अगर हम क्लास लेते हैं कोई भी। फटाफट बताइए, नोट हो गया तो। सर डीपीएसपी क्या है? बच्चे डीपीएसपी का मतलब होता है नीति निदेशक सिद्धांत। संविधान का जो पार्ट 4 है, इसके बाद जो आएगा उसको भी यही मांगा गया था। अगर ये नोट हो गया बाबू तो फिर बताइए। अब हम बात करते हैं कि लेकिन मौलिक अधिकार की मांग इसमें से कभी भी एक्सेप्ट नहीं हुई। एक्सेप्ट होती है वो नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं हम। बढ़िया भाई बाबा, बता दूंगा बाबू। आप बताइए पहले, ये क्लियर हुआ? बढ़िया। अगर ये आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। कितनी क्लास और होंगी लगभग बाबू? आपकी 25 क्लास और होंगी। नहीं, आपको पेमेंट की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। मौलिक अधिकार के द्वारा जितनी भी मांगे की गई थी सब विफल रही। कोई भी मांग मौलिक अधिकार की कभी मानी नहीं गई। इसको मैं कैसे लिखता हूं वो समझो। मौलिक अधिकार की कोई भी मांग मानी नहीं गई। मौलिक अधिकार की मांग मानी नहीं गई।
नहीं गई। ठीक है, याद रखिए। तो मौलिक अधिकार की जो मांग है वो मानी नहीं गई। ठीक है, नो डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट, नो डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट was accepted in British era. कब की बात कर रहा हूं मैं? ब्रिटिश एरा की बात कर रहा हूं। मौलिक अधिकार की कोई भी मांग नहीं मानी गई। कब नहीं मानी गई सर? इसकी कोई भी डिमांड नहीं मानी जा रही है। कब नहीं मानी जा रही है वो समझना। ये डिमांड खूब कर रहे हैं पर नो डिमांड वाज एक्सेप्टेड। डिमांड क्या थे? किसके समय? ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में, ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स एरा। आपको कैसे पता कि कोई भी डिमांड नहीं मानी गई? अगर डिमांड मानी जाती तो हमें फंडामेंटल राइट पहले ही मिल जाते हैं, पर डिमांड कभी मानी नहीं गई। अब समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक, यहां आपको समझने का मौका मिलेगा। यहां कोई भी डिमांड मानी तो भले ही नहीं जा रही है, हाँ, बट एक पॉइंट हमारे सामने क्लियर होकर सामने आ जाता है, और वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से क्लियर होकर सामने आता है कि जो मौलिक अधिकार की कोई भी मांग कभी नहीं मानी गई थी, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि अब डिमांड मानी जाएगी। मौलिक अधिकार की मांग अब मानी जाएगी। किस प्रकार से मानी जाएगी वो समझना। क्या है जी? मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि 1935 के अधिनियम में ज्यादातर बहुत सारे प्रावधान थे, पर कोई भी मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं था। 1935 के अधिनियम में मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं था, अधिकार नहीं थे। पूछा जाता है कि 1935 के अधिनियम में सबसे गलत जो बात थी वो क्या थी? वो यही थी कि उसमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं थे। नो फंडामेंटल राइट्स इन 1935 एक्ट। 1935 के एक्ट में कोई फंडामेंटल राइट आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, याद रखना। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी कि भाई इसके अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं माने गए। सब कुछ काफी ज्यादा अलग इसमें रहा, सब कुछ काफी ज्यादा अलग इसमें रहा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो बात है वो हम समझ पाए हैं, हमें कोई समस्या भी इससे नहीं हुई। ठीक है, तो इसके बाद समझिए, इसके बाद अगला पॉइंटर क्या होगा? इसके बाद समझिए, इसके बाद अगला पॉइंटर क्या होगा? बताइए सर बाबू। इसके बाद ना कुछ एक चीज क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद एक चीज क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, और वो चीज कुछ इस प्रकार से क्रिएट होती है कि इसमें हमें यह पता लगता है कि भाई मौलिक अधिकार तो भले ही नहीं थे, लेकिन इसके लिए जब देश आजाद होने वाला था तो उसके बाद क्या कुछ किया गया। 1945 में सबको पता था कि देश आजाद हो जाएगा, तो नेहरू ने 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया। एक समिति का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू ने क्या काम किया बाबू? एक समिति का गठन किया। ठीक है, चलो। समिति का नाम क्या था? सप्रू समिति। नाइनटीन 1945 में सप्रू समिति बनी है। इसके जो हेड है वो कौन है? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू इसके आपको हेड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? सप्रू समिति का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव वाज क्लियर। लोग, अब देखो एक बात बताओ कि जो राजनेता थे उनको तो देश के आजाद होने पर पद मिलता, लेकिन भारतीयों को क्या मिलता? ठीक है,
देखो एक बात बताओ, मतलब तुम खुद बताओ कि जब देश आजाद होता तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सेना में लोग थे, उनको तो भाई उसका वीर चक्र मिलता, किसी को शौर्य चक्र मिलता, किसी को 10 लोग जानते, 20 लोग जानते, राइट। जो नेता थे उनको पार्टियां मिलती, सत्ता मिलती। आम जनता को क्या मिलता? तो ये आम जनता के लिए था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? जनता के लिए अधिकार, जनता के लिए अधिकार, जनता के लिए अधिकार, राइट्स फॉर पीपल्स, राइट्स फॉर पीपल्स, जनता के लिए अधिकार। ठीक है, चलिए। अब जो अधिकार हैं वो दो प्रकार से बताए गए। वैभव सोनी बाबू, अधिकार कितने प्रकार से बताए गए? 2 प्रकार से। पहले अधिकार बताए गए मैंडेटरी अधिकार, मैंडेटरी राइट्स, अनिवार्य अधिकार बताए गए, अनिवार्य अधिकार बताए गए, अनिवार्य अधिकार बताए गए। अनिवार्य अधिकार बताए गए और कुछ बताए गए वैकल्पिक अधिकार, वैकल्पिक अधिकार, वैकल्पिक अधिकार यानी ऑप्शनल राइट्स बताए गए। ऑप्शनल राइट्स बताए गए। भाई मैंडेटरी राइट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है वही मैंडेटरी राइट्स कहलाए, जो फंडामेंटल राइट्स है वही फंडामेंटल राइट्स। जो मैंडेटरी अधिकार थे वो फंडामेंटल राइट्स कहलाए, मौलिक अधिकार कहलाए, अधिकार कहलाए। जो आपको देखने को मिले संविधान के भाग 3 में, आर्टिकल देखने को मिला 12 से 35 आर्टिकल। और कुछ आपके ऐसे अधिकार कहलाए जो वैकल्पिक थे, वो कहलाए डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व आपको देखने को मिले, नीति निदेशक तत्व, निदेशक देखने को मिले, नीति निदेशक देखने को मिले। और इसमें जो आपको देखने को मिलता है भाग 4 देखने को मिला। और आर्टिकल आपको कौन कितने देखने को मिले? 36 से 51 आर्टिकल आपको देखने को मिल गया। आर्टिकल कितने देखने को मिल गया आपका? 36 से 51 देखने को मिल गए। बाबू पूछा जाता है कि ये जो अधिकार है ये हमने कहां से अडॉप्ट अप किए थे? ये अधिकार हमने अडॉप्ट अप कहां से किए थे? ये अधिकार अडॉप्ट अप हमने किए अमेरिका से, यूएसए से प्रेरित है ये, प्रेरित। ठीक है, ये कहां से प्रोविजन ये प्रेरित है, इसका मतलब है वी आर टेकन फ्रॉम यूएसए, टेकन फ्रॉम यूएसए, अमेरिका से लिए हैं, टेकन फ्रॉम यूएसए। ये कहां से लिए? टेकन फ्रॉम आयरलैंड, दीज आर टेकन फ्रॉम आयरलैंड, आयरलैंड, ये आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, टेकन फ्रॉम आयरलैंड। अरे हाँ हाँ भाई, स्टैटिक का मैं कराऊंगा स्टैटिक। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
बताइए सर, मेरा भी तो मैसेज देख लिया करो भाई, देख रखा है तेरा मैसेज है। फटाफट बताइए, नोट हो गया? कौन है ये? रोहित, हाँ भैया। भारत का विभाजन टेढ़ा क्यों है? ऐसे ही बता दूं है। भारत का विभाजन टेढ़ा क्यों है मैंने बताया है आपको पहले भाग में, ठीक है, समझना। आगे बढ़ते हैं और फटाफट बताइए। नोट हो गया भाई? अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। सीधा हेडिंग डाल लो, मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं अपन। आपने भी सुना होगा इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्यों कहते हैं वो समझो। आपने सुना होगा कि इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्यों कहते हैं वो समझो। जो मूल कर्तव्य हैं, सॉरी, जो मूल अधिकार हैं आपके, जिनको मौलिक अधिकार कहा जाता है, चलना, अधिकार हैं जिनको आप मौलिक अधिकार भी कहते हैं, जिनको आप मौलिक अधिकार भी कहते हैं। कई बार आप सुनते हो कि इसको संविधान के भाग 3 को ही, संविधान के भाग 3 को ही क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। संविधान के भाग 3 को ही क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। संविधान के बाबू पार्ट 3 को ही क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल तो है ही इसमें 12 से 35। तो उसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं अपन? क्यों क्यों आखिरकार ये मैग्ना कार्टा कहलाता है? व्हाई इट इज मैग्ना कार्टा? व्हाई इट इज मैग्ना कार्टा? ठीक है, चलो। बात है 1215 एडी की। 1215 एडी की बात है। एडी को आजकल मैं सी लिखता हूं, तो आप भी सी लिखो इसे। 1215 सीई की बात है। सी का मतलब होता है कॉमन एरा। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। 1215 सीई की बात है। एक राजा हुआ करते थे जो ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के किंग जॉन। किंग जॉन ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे। ब्रिटेन के राजा थे, ब्रिटेन या ब्रिटिश राजा थे। एक ब्रिटिश राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन। जिनका नाम क्या था? किंग जॉन। किंग जॉन के द्वारा मजदूरों के संरक्षण के लिए, राइट, मजदूरों के संरक्षण के लिए, मजदूरों के संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया। किंग जॉन ने क्या किया? मजदूरों के संरक्षण के लिए, मजदूरों के संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत जोर का काम किया था। मजदूरों के संरक्षण के लिए, मजदूरों के संरक्षण के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया। मजदूरों के संरक्षण के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया। एक अधिकार पत्र जारी किया। मजदूरों के संरक्षण के लिए इन्होंने एक अधिकार पत्र जारी किया। क्या ठीक है, ये एक अधिकार पत्र है, वो उन्होंने जारी कर दिया। यही जो अधिकार पत्र है जो इन्होंने मजदूरों के संरक्षण के लिए जारी किया था, इसी अधिकार पत्र के बारे में समझना। यही मैग्ना कार्टा कहलाया। यही अधिकार पत्र क्या कहलाया? मैग्ना कार्टा कहलाया। मैग्ना कार्टा कहलाया। यही मैग्ना कार्टा कहलाया। उसमें ही लिखते हैं कि
मजदूर के हितों की सुरक्षा करना राजा का परम धर्म है, उसमें लिखते हैं। ठीक है, मजदूरों के हितों की सुरक्षा करना राजा का परम धर्म है। मजदूरों के हितों की सुरक्षा, हितों की सुरक्षा और राजा का परम धर्म है, परम धर्म है और राजा का परम धर्म है। ठीक है, ये इसमें कहा जाता है। मजदूर के हितों की सुरक्षा, टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ किंग, टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ किंग, या प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ, सॉरी, टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ लेबर्स इज किंग्स ड्यूटी। वही लेटर क्या कहलाया? मैग्ना कार्टा। तो दरअसल ही जब हमारा संविधान बना तो ये अधिकार थे हमारे लिए, तो ब्रिटिशर्स ने हमको मजदूर कहा। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि हम मजदूर हैं, और क्योंकि हम मजदूर हैं इसलिए हमारा भाग 3 मैग्ना कार्टा है। एक बड़ी व्यंग की बात थी। ठीक है, चलो, ये बड़ी व्यंग की बात है। यूपीएससी में एक सवाल भी आता है कि मैग्ना कार्टा सेकंड किसने लॉन्च करा था? इसका पोता था किंग जॉन का पोता हेनरी। किंग हेनरी ने ज्वाइन किया था, हेनरी ने लागू किया था। इसका पोता था हेनरी, राइट? तो उसने किया था। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आपको कितने प्रकार के मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर? मौलिक अधिकारों के प्रकार। पहले मैं विभाजन कर रहा हूं, उसके बाद प्रकार लिखवाऊंगा। पहले मैं लिखता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हेडिंग क्या है बाबू? क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि विभाजन कर रहा हूं बाबू, भाग नहीं बता रहा हूं, विभाजन कर रहा हूं। विभाजन, मौलिक अधिकार का विभाजन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार अलग हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? बताइए, समझिए। ओनली सिटीजन, ओनली सिटीजन आपके कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो, सूरज भाई क्या कहना चाहते हैं? कुछ ऐसे हैं जो सभी को प्राप्त हैं, सभी को प्राप्त, सभी को प्राप्त। अब भले ही आप, ठीक है, पर्सन राइट्स बोलते हैं उनको, पर्सन राइट्स बोलते हैं, पर्सन्स राइट्स। आप सिटीजन है नहीं है डजंट मैटर, आपको ये अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से राइट है भैया जी? 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, ये किसको प्राप्त है? सभी को प्राप्त है, कोई भी हो, कहीं से भी हो। ठीक है, कोई भी हो, कहीं से भी हो। एक लिख रहा 6 प्रकार है, मानेगा नहीं हो बाबू, वो 6 प्रकार है। मैं पहले क्या लिख रहा हूं? प्रकार नहीं लिख रहा बाबू, प्रकार नहीं लिख रहा। चलो, कुछ परिभाषा आधारित हैं, कुछ कैसे हैं? परिभाषा आधारित, परिभाषा प्रावधान है। डेफिनेशन आपकी बेस्ड है, डेफिनेशन बेस्ड, डेफिनेशन प्रोविजन है आपके। कुछ 2 ही आर्टिकल है डेफिनेशन प्रोविजन में, केवल 2 आर्टिकल है डेफिनेशन प्रोविजन में। आर्टिकल
12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 यही दो हैं डेफिनेशन प्रोविजन में। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको देखने को मिलता है, इसके बाद ही आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, परिभाषा प्रावधान के बाद, मौलिक अधिकारों के बाद, पर्सन राइट्स के बाद, परिभाषा प्रावधान के बाद कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो कुछ कुप्रथाओं का अंत है, कुछ कुप्रथाओं का अंत, कुप्रथाओं का अंत, कुप्रथाओं का अंत। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ बैड प्रैक्टिस, प्रोहिबिशन ऑफ बैड प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस। तो प्रोहिबिशन ऑफ बैड प्रैक्टिस में आपको क्या देखने को मिलता है? प्रोहिबिशन ऑफ बैड प्रैक्टिस में आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, समाज में स्थिरता लाने के लिए। ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है संपत्ति अधिकार, हालांकि वो अब नहीं है। संपत्ति अधिकार देखने को मिलता है, संपत्ति अधिकार, प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं जिसको, प्रॉपर्टी राइट अब नहीं है वो, आज की डेट में तो नहीं है ये। आर्टिकल 31 खत्म कर दिया गया था कब? 44 संशोधन 1978 में इसको खत्म कर दिया गया और 31 से उठा के कहां फेंक दिया? 300A में फेंक दिया गया। यहां से उठा के सीधा कहां डाल दिया गया? आर्टिकल 300A में। यहां से उठा के कहां डाल दिया? 300A में, 300A आर्टिकल में डाल दिया गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है एक संवैधानिक उपचार, धानिक उपचार, रेमेडी, रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को बताता है। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 है। और एक आपको देखने को मिलता है फिर इसके बाद विशेष उपबंध, विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन, प्रोविजन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्पेशल प्रोविजन में देखने को मिलता है आर्टिकल 33, 34, 35। ये आपका कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए नोट करिए, नोट करते ही बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर वैकेंसी ही नहीं आई, कैसे पढ़ें? बहुत बढ़िया, इनका जवाब सुनकर मैं तो दंग रह गया। सुनो बेटा, मेरे भाई, आपके घर में जो गैस सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं, जब भूख लगती है तभी मंगाते हो क्या कि चलो आज गैस बुक कर लेते हैं, सिलेंडर मंगा लेते हैं? अच्छा, ऐसा करते हैं कि अभी भूख लग रही है, गेहूं बो लेते हैं, गेहूं मतलब अनाज बो लेते हैं, अनाज को कटवा लेते हैं, एडवांस में रखते हो ना, गैस को भी, आटे को भी, सब्जी को भी एक्स्ट्रा रखते हो। तैयारी भी वैसे ही होती है, वो एक्स्ट्रा ही रखनी पड़ती है। जब भूख लगेगी तो खा लेते हो तुरंत बनाकर, जब पेपर आएगा तो तुरंत तैयार हो जाओगे, बात खत्म। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इसको नोट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हम परिभाषा प्रावधानों को समझेंगे, उसके बाद बाकियों के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, ओके हैं ये किम जोंग, आप सीजीएल छोड़िए, आप कोई भी पेपर के लिए पढ़ेंगे, इनफ है। ठीक है, चलो सर कल कौन सी बुक आएगी? यार कल का थोड़ा सा प्लान मेरे ख्याल से वो हटाना पड़ेगा, मंडे का करना पड़ेगा, पर इवेंट लग जाएगा, आज ही इवेंट लग जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। देखो कल किताब कौन सी आई, उसका क्या है कि किताब का ना मेरे पास फैरे आया है। फैरे क्या होता है, फैरे बताता हूँ तुम्हें फैरे क्या होता है। व्हाट इज फैरे? फैरे में क्या होता है कि वो पूरी किताब मेरे पास भेजते हैं, दिस इज फैरे। फैरे का मतलब होता है कि सर एक बार देख लीजिए कि हम इसको प्रिंट कर लें, तो ये फैरे होता है। तो उन्होंने मेरे पास फैरे भेजा है, मैंने देखा, बढ़िया लगा मुझे काफी। मैंने उनको बोल दिया कि हाँ इसको आप प्रिंट कर दीजिए। फिर वहां मेरे बैचेस वगैरह भी इसमें प्रमोट कर दिए हैं। तो ये होता है, ठीक है। बहरहाल इसको देखेंगे और उसको इसी लेवल पर आगे बढ़ाएंगे। और बताइए, आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट आप समझिए, इसकी परिभाषा वगैरह को देखते हैं, ठीक है, और इसके प्रावधानों को देखते हैं। ठीक है राहुल, मैं नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो, या फिर आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक एक आर्टिकल के बारे में, पूरा डिटेल देख लेंगे एक एक आर्टिकल को। आर्टिकल 12, 13 इन सबको हम कल देख लेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, कोई समस्या नहीं। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, है ना। चलो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी ही आपका सिलेक्शन हो, जल्दी ही मुलाकात हो आपसे, ठीक है। जय हिंद।